आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती। बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। सामने कोई भी हो, मुद्दा कैसा भी हो, उत्तर प्रदेश वास्तव में कितना तरक्की के पथ पर है। जब से हमारी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। दिग्गज करेंगे हर सोच की पड़ताल। आतंकी हमलों और आतंकियों को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। देखिए, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति कहने का हक है। हमारी पार्टी जो है परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। पूरी तरह से दिवालियापन है। शायद हो सकता है आजम खान जी ने उनके मोबाइल चेक करवाए। बलात्कार क्यों हो रहे हैं? एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। प्राइम एजेंडा, सुलगते सवालों का पूरा सच, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 चल रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। कहते हैं कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते, लिहाजा पड़ोसी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उससे अच्छे रिश्ते निभाने की मजबूरी होती है। कुछ ऐसा ही है पाकिस्तान से भारत का याराना। पाकिस्तान बार बार गलतियां करता है लेकिन हम उसे हर बार सुधरने का मौका देते हैं। पठानकोट हमला इसकी ताजा मिसाल है। पाकिस्तान के नापाक करतूतों का आखिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती दुश्मनी का यह खेल कब तक चलेगा? 15 जनवरी यानी कल भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत होनी थी लेकिन यह टल गई। क्यों? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दोनों तरफ इसको लेकर चुप्पी है। सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बारे में दोनों देशों को आधिकारिक जानकारी नहीं है। कल मीडिया में बड़े जोर से यह खबर आई थी कि मसूद अजहर को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आज फिर इस पर सस्पेंस कायम हो गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मसूद अजहर को बचा रहा है? सवाल है कि पाकिस्तान पर कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि इतिहास रहा है कि जब भी भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तब पाकिस्तान ने दगा किया है। क्या विदेश सचिवों की बातचीत से पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह देना
बंद कर देगा? क्या आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान के रवैये में बदलाव आया है? क्या पठानकोट हमले में जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई करके पाकिस्तान ने आतंक को लेकर अपने नजरिए में बदलाव के संकेत दिए? ऐसे हजारों सवाल हैं जिन पर हर बार चर्चा होती है जब भी भारत पाकिस्तान को लेकर बात होती है। एक बार फिर से चूंकि विदेश सचिव स्तर की बातचीत स्थगित हुई है, हालांकि दोनों तरफ से बयान ये आ रहे हैं कि ये आपसी सहमति से इसे स्थगित किया गया है और बहुत ही जल्द यानी निकट भविष्य में हम इसे शुरू करेंगे। इसके क्या मायने हैं, आज प्राइम एजेंडा में चर्चा इसी मुद्दे पर। और जैसा कि मैंने कहा कि हजारों सवाल उठते हैं जब भी भारत पाक रिश्तों पर बातचीत होती है। विदेश सचिव स्तर की बातचीत फिलहाल टल गई है, आपसी सौहार्द में टली है, निकट भविष्य में जल्दी ही होगी। आखिर भारत किस विदेश नीति पर पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहा है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही वरिष्ठ तजुर्बेकार पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हम जल्दी से परिचय करा दें अपने पैनल से। आज हमारे दिल्ली स्टूडियो में है रिटायर्ड मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार साहब। आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारी इस डिबेट में है। नीलेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ शीलकांत शर्मा जी हैं। शीलकांत शर्मा जी पूर्व राजनयिक हैं, इंडो पाक रिश्तों के जानकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सार्क के सेक्रेटरी जनरल भी वो रह चुके हैं, लिहाजा उनके कमेंट्स, उनकी टिप्पणी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली की राजनीति के दिग्गज वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ेगी और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम नीलेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या समझते हैं आप कि पठानकोट की घटना के बाद जो डेवलपमेंट हुए इंडो पाक रिलेशंस को लेकर, हमारे प्रधानमंत्री का वहां जाना अचानक, उसके बाद पठानकोट होना, नवाज शरीफ का फोन आना, कई कमेटियां वहां गठित होना, जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकियों को पकड़ा जाना, निगरानी में रखना वगैरह वगैरह, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का रवैया बदला है और दोनों देश अब इस रास्ते पर कम से कम ठीक दिशा में चल पड़े हैं? जो जहां पर आपने बात खत्म की वहां से मैं शुरू करूंगा जी। जो पठानकोट पर हमला हुआ, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये भारत में आतंकियों की पहली वारदात नहीं है। ठीक। इससे पहले वो हमारे यहाँ बंबई में और उसके बाद उल्लेखनीय मैं बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट तक को अपना निशाना बना चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए उनका ये अटैक करना, और जम्मू में ही वहां पर 16 कोर हेडक्वार्टर में पहले आतंकियों ने हमला किया था, तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना भी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो बात उल्लेखनीय है वो ये है कि पहली बार दोनों देशों के सदर नेताओं में बातचीत है, बातचीत जारी है, और पहली बार पाकिस्तान ने ये कहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगा। ये हाईएस्ट लेवल पर है। यहां तक कि ये बात है कि एक अरेस्ट होने की वो मीडिया में चर्चा थी, वो अधिकृत रूप से नहीं दिया गया था। ठीक है। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए इतिहास इतने वर्षों का कि पाकिस्तान की लीडरशिप में वहां की मिलिट्री का और आईएसआई का क्या हाथ है, कितनी मजबूत पकड़ है। ये भी बात बिल्कुल ताजी है कि वहां पर मिलिटेंसी और फंडामेंटलिस्ट का काफी असर है। तो इन चीजों को अगर हम नजर रखें, ये समझना कि सीधे हमको जो इसके परपिट्रेटर्स हैं टेरर अटैक के, वो हैंडओवर कर दिए जाएंगे जी। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने की बात थी। दोनों देशों की गवर्नमेंट में अभी भी बात चल रही है, ये काफी बड़ी चीज है। ये कहा गया है कि अगली डेट तय की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली कॉल्ड ऑफ हो गई या इसके बाद हम बात नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये शायद मीडिया हाइप थी कि बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो फैक्ट्स हैं, जो इंडिकेशंस हैं, दोनों चीजें मैंने जिक्र किया, फैक्ट्स और इंडिकेशन, उनसे ये लगता है कि दोनों की सरकारें कटिबद्ध हैं
कि हम विश्व का आतंकवाद का सामना करना है, उसकी जो भी वजह हो, उसमें मैं नहीं जा रहा कि उस पर क्या अमेरिका से प्रेशर आया है, इंडिया की अब क्या पोजीशन है। इसलिए हमको वास्तविकताओं को समझते हुए अगला कदम सावधानी से आशा के साथ उठाना चाहिए। और हम चूंकि आशावादी देश हैं, लिहाजा हमेशा रिश्तों को बेहतर करने के लिए सोचते हैं, लेकिन ये जो अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है, इतिहास इस बात का भी गवाह है कि ये भी कोई पहली बार नहीं है। हमें तो दरअसल सिलसिलेवार तरीके से तजुर्बा है कि हम रिश्ता बेहतर करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उधर से खंजर हमारी पीठ में घोंपा जाता है। हम जयप्रकाश अग्रवाल जी के पास जाए, उनकी टिप्पणी बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, क्योंकि एक सवाल इस सारे के आसपास पूछा जा रहा है, वो ये कि पाकिस्तान पर भरोसा करना कितना जायज है। हम जरा शीलकांत जी के पास जाना चाहेंगे। शीलकांत जी, हम जानते हैं कि आपका तजुर्बा किस तरीके का रहा है। सार्क में आपने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा की है। हम आपके नजरिए से समझना चाहते हैं कि क्या वाकई अभी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया है और दोनों देश आतंक को लेकर बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहता हूं जहां हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा जी कि एक पहल है, एक अच्छा कदम है। उन्होंने एक बहुत मॉडेस्ट बात की है। जी जी। तो इस समय हम जिस प्रोसेस के जिस पहलू में हैं, वो बहुत शुरुआती कदम है। ठीक। उसमें बड़ी बड़ी बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो आप कहें पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो जाएगा या पाकिस्तान अपनी फितरत भूल जाएगा, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है। जो पुरानी हिस्ट्री है, उससे जो कुछ हमने सबक देखा है, वो यही है कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो पाकिस्तान के भीतर बहुत सारे फोर्सेज हैं, वो इकट्ठे होकर इनको डिरेल करने के लिए लग जाते हैं। ठीक सर। तो इस अनुभव से हमको यही सीखते हैं कि हमें लगे रहना चाहिए, पर अपने आप को ज्यादा आशान्वित नहीं करना चाहिए। और एक बात और है कि ये जो एक तरह का अगर आप एनालॉजी में लें या एक मेटाफर में लें, तो एक तरह का गेम है जो बातचीतों का डिप्लोमेटिक गेम जी। उसमें ये जो अभी पिछले दिनों से जब से शुरुआत हुई है, मोदी जी वहां गए, उन्होंने एकदम से बड़ा अप्रत्याशित रूप से एक यात्रा की और जिससे पूरा माहौल बदल गया। ठीक है सर। उसके बाद पठानकोट ने उस माहौल को सलील करने की कोशिश की जी। तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि एक तरह से का मैच क्रिकेट चल रहा है, उसमें डॉट बॉल हो रही है। मतलब ना कुछ रन बन रहे हैं, ना कोई विकेट हो रहा है और बॉल निकल जा रही है। और ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जी जी, शील जी, हम आते हैं सर आपके पास। इसीलिए एक अजीब तरह की स्थिति है कि सरकार डिप्लोमेसी में अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन देश में एक तरह का अनरेस्ट है। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के उस पार सवाल हमारे पास कई हैं। मसलन पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान आएगी पठानकोट मामले की जांच में मदद करने के लिए, ये कितना जायज है? मसूद की गिरफ्तारी हुई नहीं। अभी यहां नीलेंद्र जी ये कह रहे थे कि दरअसल एक मीडिया हाइप था, कल ये चर्चा आई थी, लेकिन असल में हुआ नहीं। बगैर मसूद की गिरफ्तारी के हमने इतना भरोसा क्यों जता दिया? और क्या पाकिस्तान हमेशा की तरह एक पॉजिटिव नोट तो दिखा रहा है, लेकिन रवैया अभी भी टाल मटोल का है? कुछ और खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हम जेपी अग्रवाल साहब की टिप्पणी लेंगे, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता। क्यों डरा है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है।
इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इन सब के पीछे क्या? कुछ नहीं, सबके पीछे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना। पार्टी ने क्यों आपको मेमो दे दिया? भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना कि एंटी पार्टी है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो और जुर्म कोई नहीं हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान है कि यू आर द मैन ऑफ द डे। देखिए साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वेट एंड वॉच कर रहे हैं लेकिन बम फोड़ते रहेंगे। देखिए, मैं बम इसलिए नहीं फोड़ता हूँ कि मुझे बम फोड़ने का शौक है। देखिए विशेष बातचीत कीर्ति आजाद के साथ रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज जल्द आ रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। पार्टी की जो स्थिति से 2014 में जो स्थिति थी, आप एक अलग सी आग थी पार्टी को लेकर के, लोगों में बड़ा आत्मविश्वास था, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास था, लेकिन वो विश्वास अब कम से नजर आ रहा है। वो जोश जुनून तो अब नहीं है, कहूँगा तो गलत होगा। जो बिहार में हुआ है वो शायद उत्तर प्रदेश में ना हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आतंक पर पाकिस्तान का जो बदला हुआ रुख है वो कितना सही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दोनों देश, ये वो वक्त है जब हम ये कह सकें कि दोनों देश इस एजेंडे पर एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने नीलेंद्र जी की टिप्पणी सुनी, हमने शीलकांत जी को सुना, हम जयप्रकाश अग्रवाल साहब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम परिचय करा दें। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ श्याम जाजू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार है और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जाजू साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्राइम एजेंडा में। हम सीधे जयप्रकाश अग्रवाल साहब के पास जाना चाहते हैं। जयप्रकाश जी, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं जिसमें एक अलग किस्म का भरोसा हमारे देश की तरफ से पाकिस्तान को लेकर दिखाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या हम ये माने कि सारे तजुर्बे एक तरफ, लेकिन अब जो रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है ये बड़ी दूर तक जाएगी और इसे लिखे जाने दीजिए, या फिर पाकिस्तान इस तरह की चीजों का आदी रहा है? ये आशावाद जो प्रधानमंत्री अचानक लाहौर पहुंचे उससे शुरू हुआ था, फिर पठानकोट में टूटा, ये भी जल्दी ही टूटेगा, इस बात की पूरी आशंका है। राजीव जी, इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम कई बार बहुत उतावले होकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जी। इस समय पूरी दुनिया में आतंकवाद एक मुद्दा है, और आज भी जकार्ता में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से नहीं डर रहा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों की बुनियाद के ऊपर ये काम नहीं कर रहा। अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट का फोन उनके पास आया और उसके बाद से पाकिस्तान हरकत में आया। हरकत क्या हुई है? हरकत उन्होंने की कि वहां के कुछ आदमियों को पकड़ लिया। क्या सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान को मालूम नहीं जैश ए मोहम्मद कौन है या लश्कर ए तोयबा कौन है? क्या पाकिस्तान को मालूम नहीं कि दाऊद इब्राहिम कौन है और हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद वही आदमी तो है जिसको पकड़ के आतंकवादियों ने छुड़वाया था, हमारे यहाँ से जेल से निकलवाया था, जिसके लिए हमने हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा भी दिया, और हमारे इतने सारे वहां जो हवाई जहाज में लोग थे वो तंग हुए और फिर वो छुड़वा कर ले गए। तो मैं नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ चंद लोगों को उठा लिया, इससे काम नहीं होता। क्या मैं ये मानूं कि पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि ये दोनों क्या गतिविधि कर रहे हैं अब तक? ठीक, क्या पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, उनकी खुफिया एजेंसी के पास, कि जैश ए मोहम्मद किस तरह का काम करता है? अगर उनकी मिलिट्री, जिसका हमेशा आरोप लगता रहा है, ISI जिसका हमेशा आरोप लगता रहा है, उनके संरक्षण में अगर ये सारे काम दहशतगर्दी के हो रहे हैं
और हिंदुस्तान के खिलाफ खास तौर से हो रहे हैं, तो सर मैं इन सारी बातों से मानने को तैयार नहीं हूं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बच्चे को झुनझुना दिखा दो। माफ करना, होता क्या है जी? जब कोई नया आदमी आता है तो वो बहुत उछल के काम करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि पिछला जितना इतिहास है वो सब बेकार है, उस इतिहास में कुछ नहीं रखा और मैं इतिहास लिखूंगा। जी, हम चीजों का सरलीकरण करें, क्या आप परोक्ष रूप से बीजेपी की सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये इस मामले में नए मुल्ला हैं और ज्यादा प्याज खाने की कोशिश कर रहे हैं? अग्रवाल साहब, क्या आप परोक्ष रूप से ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र की सरकार पर? सर मैं एक और कहता हूं, अभी आप एक और देखिए, वो कह रहे हैं कि उनकी ज्वाइंट टीम आकर यहां सर्वे करेगी और इंक्वायरी करेगी। इसका मतलब है उनको पाकिस्तान, हिंदुस्तान की सरकार पे भरोसा नहीं है, हमारे डॉसियर पे भरोसा नहीं है। क्या मतलब इस बात का? अगर हमारी एजेंसियों का, हमारे यहाँ आतंकवाद मुद्दा बना, हमारे यहाँ ये सारा हादसा हुआ, उसका डॉसियर हम बनाकर दे रहे हैं, उसकी इंक्वायरी पाकिस्तान करेगा? ठीक है, यानी जांच में पाक टीम का शामिल होना कितना सही है, हम इस बात पर एक्सपर्ट से जवाब लेंगे। अग्रवाल साहब, लेकिन आपकी बात पर हम काउंटर ले लें श्याम जाजू साहब से। अपनी इज्जत को कम करने हम सर इंतजार कर रहे थे, अग्रवाल साहब हम ये इंतजार कर रहे थे कि जाजू साहब जुड़े, इसके बाद हम आपसे सवाल करें और जो आप प्रतिक्रिया दें उस पर जरा हम जवाब लें। बहुत सारे सवाल हैं श्याम जाजू साहब, हम ये जानना चाहते हैं, एक तो ये जो परोक्ष तौर पर आरोप लगाया अग्रवाल साहब ने कि साहब आप इतिहास को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं और अति उत्साह में, एक अतिरेक में ये सारे कदम उठा रहे हैं। वो इसको ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है और उस प्रेशर में आप भी रिएक्ट कर रहे हैं। एक सवाल उन्होंने और उठाया, वो ये कि साहब क्या हमारी जांच टीम पर पाकिस्तान को भरोसा नहीं है? जो वहां से एक एसआईटी आएगी वो हमारी टीम को ज्वाइन करेगी और फिर हम उस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। एक बात तो स्पष्ट है, भारत में ये कोई पहला आतंकवादी हमला नहीं हुआ है और ये पहली बार इस प्रकार का संबंध बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। ठीक, इसके पहले जब जब आतंकी हमले हुए, बम विस्फोट हुए, उस टाइम की पाकिस्तान की रिएक्शन और इस टाइम की पाकिस्तान की रिएक्शन, इसमें जमीन आसमान का अंतर आया है। सवाल यह है, पाकिस्तान ने आज तक कभी बम विस्फोट होने के बाद अपने गुनहगार आतंकवाद कभी ऑन किया है? यह पहली बार हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम जॉइंटली इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसमें अगर कोई दोषी है तो उनको हम सजा देंगे। इस आतंकवादी हमले में, कोई इस साजिश में जो आतंकवादी पकड़े जाएंगे उनको हम सजा देंगे। यह पहली बार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी दिल खोल के देखने की आवश्यकता है। ये हमारे विदेश नीति का परिणाम है। जो मोदी जी ने बीच में जिस प्रकार का मौका लिया और जिस प्रकार की कूटनीति अपने देश से चली, तो आज नवाज शरीफ को मजबूर होना पड़ा और उनको ये बोलने को कंपेल किया गया है। आज तक पाकिस्तान ने कभी इस प्रकार की भूमिका तो ली नहीं, पहली बार उनको इस प्रकार की भूमिका लेनी पड़ी है। इसका विजय अपना है, यह अपने को देखना चाहिए। जो एनआईए पहली बार इसकी सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब सबूत उनको सौंपने के बाद वो तैयार हो गए कि इस सबूतों को हम जांच करेंगे, उस पर हम रिएक्ट करेंगे। आज तक पहले दिन से ही पाकिस्तान शुरू कर देता था, इसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं है। जितना भी हम प्रूव करते रहे तो वो उनकी तरफ से वो करते रहे हैं। इस बार का ये जो फर्क आया है, ये फर्क का गुणवत्ता जो है उसको ध्यान में लेते हुए अपने देश के भी विचार करने वाले लोगों को राजनीति के ऊपर उठकर इसका विचार करना चाहिए। लेकिन जाजू साहब, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, दाऊद को लेकर बहुत सारे सबूत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिए हैं। क्या पाकिस्तान ने ये मान लिया कि दाऊद पाकिस्तान में है? हम रोज चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि आज ये सबूत ले लो, आज ये सबूत ले लो। 26/11 के हजारों सबूत हमने दिए हैं, वो डोजियर मानने को तैयार ही नहीं है। आपने पठानकोट में भी जाजू साहब जिन नंबरों का जिक्र किया, जिन मोबाइल नंबर्स का जिक्र किया, 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने उसे डिनाई कर दिया। अब सवाल यह कि इस पूरी कवायद में आज ही भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम और ज्यादा सबूत सौंपेंगे। जब एक देश का एक ही तरह का रवैया है तो आखिर उसका अर्थ क्या निकलेगा? या अग्रवाल साहब की, या शीलकांत जी की, या जो नीलेंद्र जी की
चिंता है वो इस बात से जुड़ी हुई है कि सब कुछ अति उत्साही दिख तो रहा है, लेकिन क्या हम इतिहास से सबक लेने को तैयार नहीं, या फिर अग्रवाल साहब जिस बात का जिक्र पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है, वो कहीं हमारे देश पर भी तो नहीं है जिससे कि हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं? आपने 26/11 का उल्लेख किया। 26/11 का बम विस्फोट की घटना मुंबई की और अभी की घटना, उसके बाद का परिप्रेक्ष्य देखते हुए ध्यान में आता है 26/11 में वहां के पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने पहले सबूत इकट्ठा किए, फिर वो सब भेजे गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय ने उसको वेरीफाई करके भेजे विदेश मंत्रालय को, और उसके बाद गए पाकिस्तान में। पहले बार तो एक जोक ऐसा हो गया कि सब सबूत जो गए उसका सब कैप्शन लिखा था वो सब मराठी में लिखा था, उसको फिर ट्रांसलेट करने में टाइम लगा। इस बार एनआईए जैसी एक ही संस्था इसमें काम करने के कारण तुरंत 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सबूत दिए गए हैं। प्राइमा फसी जो पाकिस्तान नकारता है वो इस बार उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने जॉइंटली हम अग्रवाल साहब आएंगे, क्या वो मान गए कि हाँ हमने करा ये? जी बिल्कुल आएंगे अग्रवाल साहब, हम ये सवाल लेकर गए हैं, हम आते हैं अग्रवाल साहब आपके पास। जी जाजू जी को सुन लें। बोला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विश्व पटल पर लोग हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है और विश्व पटल पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर है, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, हमारे सरकार की भूमिका में कोई फर्क नहीं आया है, हम अपनी भूमिका में स्पष्ट है और हमने लिखा है कि जो बातचीत होने वाली थी सचिव स्तर पे उसको भी हमने पोस्टपोन किया है। ठीक है कि आतंकवाद और शांति अमन की चर्चा साथ साथ नहीं चल सकती, ये हमारा पहले से भूमिका रही है। ठीक है, पाकिस्तान को इसमें ईमानदारी से आगे आना पड़ेगा और अपनी नीयत साफ रखे। ठीक है सर, पॉलिटिकल टिप्पणियां पाकिस्तान को भी ध्यान में आया है, पॉलिटिकल बयानबाजी सर अपनी जगह, हम अग्रवाल साहब से जवाब लेंगे, लेकिन एक बहुत ही तजुर्बेकार पैनल चूंकि हमारे साथ है, लिहाजा हम उनके तजुर्बे से समझना चाहते हैं कि क्या वाकई दोनों देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हम इस चर्चा को और आगे लेकर जाएं, इससे पहले हम आ रहे हैं सर, हम जरा एक पीयूष जी से टिप्पणी ले लें। पीयूष जी क्या देख रहे हैं आप, क्या सब कुछ एक मैनेज्ड स्टेज की तरह आगे बढ़ रहा है और सिर्फ एक ही देश नहीं दोनों देशों पर प्रेशर है? बराक ओबामा की टिप्पणी को भी हमें अभी नहीं भूलना चाहिए जिस पर 2 दिन खूब चर्चा हुई पूरी दुनिया में। क्या हम ये माने कि नहीं साहब अब ये मुकम्मल वक्त है जिसमें पाकिस्तान में एक निर्णायक बदलाव आ गया है, जैसा जाजू साहब बता रहे हैं कि साहब पठानकोट के बाद ऐसा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ बदल गया, इसे बदले नजरिए से देखिए। नहीं देखिए, बदला कुछ नहीं है। जहां आपने कहा कि सारा मैनेज्ड है तो कुछ हद तक तो मैनेज्ड है, और उसमें देखिए अमेरिका भी है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बात करी नवाज शरीफ साहब से, वो प्रेशर है, रूस का पुतिन का प्रेशर है, हिंदुस्तान के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी, चीन का प्रेशर, क्योंकि देखिए जो जियो पॉलिटिक्स है इस पूरे एरिया की वो बहुत महत्वपूर्ण है इन सारे देशों के लिए। तो कोई नहीं चाहता कि इस तरह की आतंकवाद जिस तरह फैल रहा है वो फैले, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हर कोई अपनी जीडीपी बढ़ाना चाह रहा है, हर देश बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि वो लिबरेशन की तरफ जा रहा है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाह रहा है। दूसरा, वो अपने हथियारों के लिए मार्केट भी तलाश कर रहे हैं ये सारे देश, तो निश्चित रूप से उनको शांति चाहिए इस एरिया में, तो उसके तहत ये तमाम बातें हो रही हैं। और जहां तक जाजू साहब कह रहे हैं कि साहब बदलाव आया है, तो बदलाव का तो ये आलम है कि अभी देखिए बात हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि हमने जैश-ए मोहम्मद पे जो एक्शन ले लिया है, तमाम गिरफ्तारियां की हैं। आज ही की एक खबर है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि अभी उसको कहीं नहीं हाउस अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगातार आ रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान पे आप विश्वास नहीं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, अब नवाज शरीफ ने पहले भी कोशिश करी थी जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, वो चाहते थे हिंदुस्तान से सुलह करना, हिंदुस्तान से शांति बनाना, लेकिन उसको आईएसआई ने और सेना ने डिरेल कर दिया था। तो आईएसआई और सेना की बहुत बड़ी भूमिका है। अब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी साहब को बुला के भोजन खिला सकते हैं और मोदी साहब जाके उनको पगड़ी भेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कि वहां की भारत से संबंध की बात है और आतंकवाद एक जो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ, वो उसको चलाने में आईएसआई और सेना का बहुत बड़ी भूमिका है, और ये इतनी जल्दी वो उसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। जी नीलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान क्या अब वाकई सही रास्ते पर चल पड़ा है जो बार बार कहा जा रहा है, या फिर ये उसी इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा है अभी अग्रवाल साहब जिसका जिक्र कर रहे थे?
देखिए, हमको इस मामले में बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा अगर पाकिस्तान से उम्मीद कर रहे हैं तो शायद वो भूल है। वास्तविकता ये है कि आज तक हमको जबकि पूरा वहाँ पर NIA मौजूद है, उस SP का क्या रोल था ये पता नहीं है। ठीक, आज तक हमको नहीं पता है। हम पाकिस्तान से उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर क्या इनसाइडर सपोर्ट था। बाद में खबर आती है कि वो एक अनयूज बिल्डिंग में उन्होंने रात गुजारी। तो जब तक फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ हमारे पास केवल क्लूज हैं, निशान हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान का ये ऑफिशियल अधिकृत रूप में एक्सेप्ट करना कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि क्या खाली हम कुछ चीजें बता दें और उसको हम अपने आप कहते हैं कि डोजियर कंप्लीट है। किसने ये कह दिया कि डोजियर कंप्लीट है? अरे अभी तक हमको अपने बारे में नहीं पता कि किस तरह, कब उन्होंने एंट्री किया, किन लोगों ने सपोर्ट किया। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। जैसा मैंने कहा कि आशावादी होना है कि अभी भी दोनों देशों के बीच में संपर्क बना हुआ है। वहां पर हमको ये क्लीवेज नजर आ रही है कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडरशिप भारत के साथ है, एक मदद करने के रुख में है। और ये नहीं भूल जाना चाहिए कि वहां की आर्मी की और ISI की क्या अब तक भूमिका रही है, क्या रोल रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। जब सर चेंज तो नहीं आया, नीलेंद्र सर, हाँ। जब चेंज नहीं आया है तो फिर हमारा भरोसा कितना लंबा चलेगा? सवाल तो ये, चिंता तो भरोसा यहाँ करने के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? एक साथ अगर मीडिया हाइप हो जाएगी कि वहां पर क्रैकडाउन हो रहा है और उससे हम उम्मीद करने लगे कि वो हमको हैंडओवर कर दिए जाएंगे, मेरे ख्याल से इस तरह का न तो हमारी सरकार की कोई डिमांड थी, और अगर होती तो वाजिब नहीं थी, और न इस तरह का उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया था। तो दरअसल सर इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम कई बार अति उत्साह कह रहे हैं आज की डिबेट में, वो हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वास्तविकता से हमें अपनी आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए। जाजू साहब जवाब दीजिए। क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, उसके लिए अगर उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट बनाई जाएगी। क्या वो चार्जशीट तैयार है? मैंने अभी बताया कि अभी तक हमको अपने लोगों का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है ये पता नहीं है। तो हम उम्मीद करें कि एक टेरर ग्रुप का जो लीडर है हमको हैंडओवर कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल बचकानी बात है, बेमानी है। जाजू साहब इस बात का कोई उत्तर आप देना चाहेंगे सर, इससे पहले कि हम दिराशील जी के पास जाएं और फिर हम अग्रवाल साहब की टिप्पणी लें? मुझे लगता है कि अपने देश के पड़ोसी को हम कभी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान अब जिस प्रकार की भूमिका ले रहा है, इसलिए हम इतने ज्यादा प्रभावित नहीं है, अति उत्साहित भी नहीं है। पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तान की फितरत, पाकिस्तान का व्यवहार हमने आज तक देखा है। ठीक, वो कभी रिलायबल नहीं रहा है, पर आखिर पड़ोसी का व्यवहार बदलना भी तो हमारी नीति का पार्ट होता है। तो इसलिए बदले हुए परिप्रेक्ष्य में भी उसको ना स्वीकारते हुए पुरानी आंखों से ही हम देखेंगे और पुरानी दृष्टि से ही उसका आकलन करेंगे, तो मुझे लगता है कि अपने देश के लीडरशिप पर भी अन्याय होगा और बदले हुए माहौल को स्वीकार करने में भी हम असमर्थ रहेंगे। सर जाजू साहब बहुत ही विनम्रता से उन्होंने इस प्रकार की भूमिका व्यक्त की है। सर बहुत ही विनम्रता से ये पूरा ज्ञान, ये पूरी सोच, अपना मुद्दा सर ये पूरी सोच तब क्यों नहीं थी जब आप विपक्ष में थे? दरअसल आपके ऊपर जो बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन आपकी सरकार से नहीं थी। या तो ऐसा लग रहा है जो तमाम विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि वहां आपका कोई और चेहरा था और सत्ता में आके कोई दूसरा चेहरा हो गया। दिक्कत ये है सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो बार बार अटैक करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने की और प्रधानमंत्री के पिछले बयान दिखाए जब वो प्रचार कर रहे थे। दिक्कत ये है और इस बात की भी दिक्कत समझिए जो नीलेंद्र जी कह रहे हैं कि दरअसल ये मजबूरी है, इसे ऐसे मत दिखाइए, बताइए कि साहब वो सब कुछ हमारे दबाव में पाकिस्तान दब गया है और अब वो वही करेगा जो हम कहेंगे। कोई भी दो देशों में अपने नेचुरल संबंध प्रस्थापित करने के लिए कोई कूटनीति करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, अधिकारी स्तर पर वार्ताएं होती है, ये सब सिलसिला चलता है। बस अग्रवाल साहब सर खत्म करने दीजिए, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आ रहे हैं। यहाँ हुई
और मोदी जी को वहां इनवाइट किया गया, उसके बाद वो तुरंत वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन करके प्रॉम्प्ट एक्शन उन्होंने लिया और वो जाकर आए, इससे पूरे वर्ल्ड को विस्मय चकित कर दिया कि और फिर पठानकोट की घटना ने भी हमें चकित कर दिया। ने बुलाना और मोदी जी ने रिस्पॉन्ड करना, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, और हम पठानकोट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सर। जाजू साहब, हम पठानकोट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जबकि इसका तजुर्बा हमें था पहले, बस चला के हम देख चुके थे। ठीक है अग्रवाल साहब, अब आप टिप्पणी करिए अपनी। मुझे शाम जाजू साहब के जितने बयान आए हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका काम है कि अपने सरकार के कसीदे पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आज के राजनीतिक हालात हैं, जो देशों के संबंध रहे हैं, उनको बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर चीजों को बोल रहे हैं। आप जो चुनाव से पहले कह रहे थे उसमें आप 100% फेल हो गए। आपको जनता से कह देना चाहिए कि हमारे वो बयान बिल्कुल गलत थे। अब जो आज है, इस समय दोनों देश जो है वो अमेरिका के पाले में है। पाकिस्तान को भी अमेरिका मदद करता है। मोदी जी के आने के बाद हमने जो हमारा पुराना दोस्त रशिया था उसको छोड़ दिया और हम सीधे अमेरिका की शरण में चले गए। अमेरिका के जॉन कैरी ने फोन करा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वो किस्सा शुरू कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं, जो शाम जाजू साहब बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया, पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया। सर, क्या एक्शन ले लिया? क्या उनको ये मालूम नहीं कि जो लोग इसमें शामिल है उसमें ISI भी शामिल है, उसमें मिलिट्री भी शामिल है, उसमें वो सारे ट्रेनिंग कैंप जो वहां है वो भी शामिल है। और एक बयान में याद दिला दूं जाजू साहब को कि पाकिस्तान ने जो बयान कुछ दिन पहले दिया था, जब ये कहा कि हिंदुस्तान उन कैंपों के ऊपर अटैक करेगा, तो उन्होंने कहा था हमारे पास हमारा न्यूक्लियर ऑप्शन खुला है। अगर आप उनके शब्दों को नहीं पढ़ सकते, आप राजनीति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो माफ करना, फिर तो ठोकर खाओगे। फिर तो आप ये जरा से चूहे पकड़ के पाकिस्तान ने दिखा दिया और ये कह दिया हमारी टीम इंक्वायरी करेगी, आपकी टीम से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे पास इतने अटैक वो कर चुके, कश्मीर का मुद्दा अभी भी बना हुआ है, हर जगह वो ये कह रहे हैं। क्या उनको ये मालूम नहीं उनके यहाँ ट्रेनिंग कैंप खुले हुए हैं आतंकवादियों के? क्या उनको मालूम नहीं था उसामा बिन लादेन वहां रहता है? क्या उनको मालूम नहीं दाऊद इब्राहिम वहां रहता है? वो किस चीज को मना कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान की नीयत साफ है तो पाकिस्तान ये कह दे जैसे हिंदुस्तान कहता है हमारे यहाँ कोई आतंकवाद नहीं होगा, आतंकवादी को बंद कर देंगे। पाकिस्तान कह दे कि हम आतंकवाद फ्री देश है, यहाँ पे अगर एक भी कैंप किसी ने चलाया वो कैंप खत्म करे और उन लोगों को जेल में भेज दे, तब मैं मानूंगा कि उन्होंने सही कदम उठाया। ये लल्लो चप्पो शॉल देना, ये खाना खाना, चाय पीने चले जाना, मैं इससे ताल्लुक इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। 125 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री अगर बार बार सिर झुकाएगा पाकिस्तान के आगे तो हिंदुस्तान को बहुत कमजोर कर देगा और इतिहास में आगे लोग हमें बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अग्रवाल साहब माफ कीजिएगा, हमारी ताकत सर माफ कीजिएगा, हम अपने अग्रवाल साहब माफ कीजिएगा, अपनी पॉलिसी आपकी बातें भी सर सुनने में इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है वहां के। अग्रवाल साहब बहुत सुंदर लग रही है बातें सुनने में, हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे। लेकिन इसी देश में 10 साल अभी अभी सरकार चलाने का मौका आपको मिला है और हम विदेश नीति के स्तर पर किस तरीके से फेल हुए, हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या करके आए हैं, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है सर। और जो आप सत्ता में बोलते थे सर, जो आप सत्ता में बोलते थे वो अब बीजेपी बोल रही है, और जो बीजेपी तब विपक्ष में बोलती थी वो आज आप बोल रहे हैं। ठीक है, आपने मुद्दा दूसरा रखा है। ठीक है, हम सर आएंगे आपके पास, हम जरा शीलकांत जी के पास भी एक बार जाना चाहते हैं। बहस करनी है हमारी विदेश नीति, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे जी अग्रवाल साहब, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये है कि बार बार ये कहा जाता है आपकी सरकार की 10 साल की आलोचना में कि साहब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार भी मौका नहीं मिला कि वो पाकिस्तान चले जाते, और मोदी साहब देखिए केवल एक फोन कॉल आया और उस पर चले गए और उस पर दुनिया ने तालियां बजा दी। ठीक है सर, हम आएंगे सर, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। आज दूसरा मसला है। ठीक है सर, वो विषय अलग है, हम उस पर आएंगे। हम जरा शीलकांत जी के पास जाना चाहते हैं। शीलकांत जी, अग्रवाल साहब इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं, जॉन कैरी के टेलीफोन कॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है अग्रवाल साहब, आप जी ठीक, सरकार चलानी नहीं आती। ठीक है सर, आप चुनाव से पहले कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, हम जाजू जी से जवाब ले लेंगे इस बात का। हम जरा शीलकांत जी को जोड़ना चाहते हैं। शीलकांत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही सर, आप हमें सुन पा रहे हैं?
इन्होंने तो हाथ जोड़ के माफी। हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। शीलकांत जी, हमारा सवाल ये है, अपनी टिप्पणी तो आप करिएगा ही, हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है, क्या उसे हैंडल करने की एक टैक्टिक्स पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है? ये जो बदला रवैया है, दरअसल ये पाकिस्तान का मूल स्वभाव नहीं है, ये एक छद्म वेश है जिसकी पोल, जिसकी कलई जल्दी ही खुल जाएगी। पाकिस्तान की फितरत से हम नावाकिफ नहीं हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान क्या है। और ये जो कुछ हुआ है 2002 में, जनवरी 12 2002 में, मुशर्रफ साहब ने भी बड़ा भारी स्टेटमेंट दिया था। एक उन्होंने पाकिस्तान की जनता को कहा था कि सारी दुनिया में आपके लिए बड़ा खराब नाम है, आप टेररिज्म का एपिसेंटर बना है पाकिस्तान, और इसको बंद कीजिए। 2002 की बात है ये। फिर उसके बाद भी 2004 में जब वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान सार्क के सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे, ठीक, पर फिर भी किया। फिर मनमोहन सिंह जी के साथ जो उनकी बातचीत होती रही, उसमें भी काफी वादे किए गए, लेकिन उनके आगे बदल गए वो। तो पाकिस्तान तो हर बार ये कहता है और जो करता है उसमें बहुत फर्क है। पर सवाल यह है कि इसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान की बातचीत होनी चाहिए। इस पे ही हमारे देश में पक्ष विपक्ष का विवाद होता रहता है। जब बातचीत होती है तो कहते हैं क्या कर लेगी बातचीत, और जब बातचीत नहीं होती तो कहते हैं बातचीत क्यों बंद कर दी। तो ये हमारी आंतरिक राजनीति है। इससे ऊपर उठ के हमें अपने राष्ट्रीय हित की भी बात करनी चाहिए। और राष्ट्रीय हित इस बात में है कि अगर एक रास्ता नहीं मिलता तो दूसरा रास्ता ट्राई करना चाहिए। इतना बड़ा देश है, लकीर का फकीर बन के नहीं रह सकता कि एक बार कोई बात बोल दी तो उसी गिरफ्त में रहे आया पूरे टाइम, कि एक बार बोल दिया कि गोलियों बोली साथ नहीं चलेंगे तो अब उसी पर रहिए साहब। अरे ये कोई तरीका हुआ? सरकारें हैं, बोलती हैं, बदलती हैं सरकारें तो, और इतना बड़ा 125 करोड़ का देश है, सरकारें सार्वभौम होती हैं, वो कुछ बोलती हैं कुछ और करती हैं। बड़ी बड़ी सरकारें, सारे जो देश हैं वो कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, और बराबर और अपनी राजनीति चलाते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को चलाते हैं। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है उसमें सारे किसी लोग मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, लेकिन फिर भी जो एक्शन लेते हैं उस पर हमारी आपसी विवाद होने लगता है। तो जो दुश्मन है वो सोचता रही तो खुद ही लड़ रहे हैं, इनसे क्या फायदा। तो हमारा वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, वहां पे तो सरकार जो है, डेमोक्रेसी भी शैम है वहां। तो वहां जो वो लोग बोलते हैं वो कोई दूसरा अपोज नहीं करता, कोई विरोध नहीं हो रहा है। वहां पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। और जहां तक जैश की बात है, तो आप बताइए, 1 साल पहले तक कोई मशहूर हजरत का नाम तक नहीं लेता था, तब तक सिर्फ हाफिज सईद की माला जपते थे। अब पठानकोट के बाद से अचानक मशहूर हजरत की बात होने लगी है कि उसके लिए क्या किया, जबकि उसका जो काम था 2001 में हुआ था, दिसंबर में पार्लियामेंट में अटैक जो हुआ था, और 1999 में उसका जो टेररिस्ट है, जो हाईजैकिंग हुई थी, उसके बाद उसको छोड़ा गया था। तो ये तो इतने सालों का है, लेकिन इतने सालों में किसी ने और इस बात पे तवज्जो नहीं दी। हम तो दाऊद की वो बात करते रहे, हाफिज सईद की बात करते रहे, और इस मशहूर हजरत पर तो अभी अचानक नजर पड़ी है। तो एक हम लोगों का भी थोड़ा सा ये है कि एक बात को लेके उछल पड़ते हैं और भाग चलते हैं। सवाल यह है कि जो राजनीतिक जो डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस हैं वो धीमी होती हैं, और उसमें धीरे धीरे करके काम होता है। और उस पर अगर बाहर से प्रेशर आ रहा है तो अच्छी बात है। बाहर के प्रेशर, कोई हिंदुस्तान में प्रेशर थोड़ी आ रहा है कि आप टेररिज्म को स्वीकार कीजिए। और ये तो आपकी क्षमताओं के ऊपर भी है। हम हमेशा ये करते हैं कि अगर बातचीत हो जाएगी पाकिस्तान से तो हम चैन की बंसी नहीं बजा सकते। वो शत्रु तो रहा है और शत्रुता अभी भी है उसमें। तो आप ये मान लें कि पाकिस्तान, मोदी जी चले गए और बातचीत हो गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और ये जो कह रहा है, मैंने सुना किसी ने कहा कि एक्सपेक्टेशन थी कि टेररिज्म एक्शन नहीं होगा। हमें तो 24 घंटे मान के चलना चाहिए कि एक्शन हो सकता है, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। पर आप क्या उतने सतर्क थे? इसके लिए डिप्लोमेसी क्या कर सकती है? आप अगर हर जगह मतलब, अगर मैं बार बार खेल की बात करता हूं, अगर आपके बैट्समैन फेल हो रहे हैं तो बॉलर बेचारा क्या करेगा, या अगर बॉलर फेल हो रहे हैं तो बैट्समैन बेचारा क्या करेगा? एक समग्र एक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से सारी अपेक्षाओं का जोर का वजन, ये जो एक क्षीण सी एक आशा की किरण लगी है, उस पर डाल दीजिए कि अच्छा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा साहब। तो हम शीलकांत जी एक टिप्पणी ले लें कि क्या समग्र एक्शन हो रहा है जिसकी बात आप कर रहे हैं? जाजू साहब, अच्छी बात है कि ये कहा गया दोनों देशों की तरफ से कि बहुत जल्द निकट भविष्य में हम विदेश सचिव स्तर की बातचीत करेंगे, लेकिन जिस समग्र एक्शन का जिक्र यहां शीलकांत जी कर रहे हैं, क्या हमारी सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है?
सरकार की सत्ता में आने के पहले की भूमिका और अभी की भूमिका दोनों में सातत्य है, दोनों में एक रूपता है। चुनावी भाषणों में भी मोदी जी ने कहा था कोई भी देश हमारे पास नजर उठाकर देख नहीं सकेगा और किसी के भी पास शर्मिंदा होकर हम नजर नीचर नहीं करेंगे। विदेश से नजर में नजर मिलाकर हम किसी से भी बात करेंगे। पाकिस्तान हो, चाइना हो या अमेरिका हो, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए अपने देश के विदेश नीति में कोई परिणाम फर्क नहीं आया है। विदेश स्तर पे वार्ता होना ये उसकी निरंतर प्रक्रिया है, पर एट द कॉस्ट ऑफ इस देश के शांति और अमन हम इस प्रकार की वार्ता नहीं करेंगे। शांति प्रस्थापित करनी होगी और इस दोनों देशों को नियत साफ रख के इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है जाजू साहब, लेकिन अग्रवाल साहब हंस रहे हैं और उसी भूमिका का आग्रह करके मोदी जी ने नवाज शरीफ को फोन करके बताया था कि आपको इस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है। जी, आपकी गंभीर बात को देखना है, आने वाले दिनों में इसकी परीक्षा होने वाली है, पर इस प्रकार की घटना वहां बार बार ना आए और पाकिस्तान को भी इसमें सही मौका हमने दिया है। अब देखना है उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो मेटल प्रूफ कर सकते सर, हैं। यही तो दिक्कत आ जाती है कि क्यों उनकी क्रेडिबिलिटी देखना चाहते हैं, कितने बार देखेंगे, जो कहा वो उनको सब करना पड़ रहा है। कितने बार देखेंगे। अभी शीलकांत जी ने इतनी लंबी बात कही, नीलेंद्र जी 2 बार वही बात कह चुके हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी बार देखेंगे। बहरहाल मुस्कुरा रहे हैं अग्रवाल साहब, उनकी मुस्कुराहट का राज जान लेना चाहते हैं। आपकी गंभीर टिप्पणी पर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। अग्रवाल जी अपनी बात कह दीजिए। तो मुझे बिल्कुल आज जो अमित शाह जी ने मोदी जी के लिए कहा था वो याद आ गया, जो जाजू जी कह रहे हैं। इनके जितने क्लिपिंग है चुनाव से पहले के, वो अगर जाजू साहब एक बार देख लें तो ये नहीं कहेंगे कि हम जो कह रहे थे वो कर रहे हैं। आज जो आप कहते थे, हमारी सरकार में जिन शब्दों का प्रयोग करते थे उसको पढ़ लें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा वरना आपको शर्मिंदगी आएगी मेरी बात कहने से। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक शातिर खिलाड़ी है, शातिर दुश्मन है। ये दोस्ती बहुत जल्दी नहीं होगी। हमें इतिहास को सामने रखकर ये ध्यान रखना होगा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे पाकिस्तान हिंदुस्तान एक नहीं हो सकता। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का है। ये जो आतंकवाद एक मुद्दा बना हुआ है, जहां आपसी दुश्मनी 65 साल रही है, ये आप ये समझे को शॉल देने से खत्म हो जाएगी। जब हमारे यहाँ वो आए, हमने बिरयानी खिलाई तो यही बीजेपी वाले बड़े जोर जोर से उछले थे कि बिरयानी खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री चाय पीने चलेगा तो वो बिरयानी और चाय में क्या फर्क रह गया। हमें दोस्ती करनी चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन पीठ में छुरा मारने वालों से तो आप ध्यान रखोगे कि ये हमारा कितना नुकसान अंदर आके कर जाएंगे। मान लीजिए एक हादसा कोई होता है, उससे पूरा देश शर्मिंदा होता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो गई, हम उन्हें पकड़ नहीं पाए 48 घंटे, वो घूमते रहे चारों तरफ, अंदर मार कर गए। 3 दिन तक हम उनके पीछे घूमते रहे, हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। आज पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम इंक्वायरी करेंगे, इसका मतलब है आज हमारे रिश्ते और निम्न स्तर पर चले गए, क्योंकि वो हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। मैंने पाकिस्तान के एक जो प्रवक्ता थे उनकी बात एक टेलीविजन चैनल पे सुनी थी जी, मैं भूल गया उनका, पीर ज्यादा है, पता नहीं क्या नाम था। उन्होंने कहा इसमें हिंदुस्तान के लोग ही शामिल हैं। पाकिस्तान ने कब कहा कि हमारे लोग शामिल है इसके अंदर? एक नई बात उन्होंने कही। आज जो टेलीविजन पे आ रहा है बराबर वो कह रहे हैं हमने किसी को नहीं पकड़ा अभी तक, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भाई जब तुम किसी को पकड़ ही नहीं रहे तो ये फीलिंग जो आ रही है पकड़ लिया, ये हो गया और एक्शन ले लिया, ये तो हिंदुस्तान के लोग ही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने कहाँ कह दिया? ठीक है। कौन से इंटरनेशनल चैनल पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने इस तरह से क्रैक डाउन किया और जैश ए मोहम्मद को, लश्कर तोयबा के दफ्तर बंद कर दिए? क्या उनके नेताओं को बंद कर दिया? क्या उनके कमांडरों को बंद कर दिया? बार बार पाकिस्तानी जांच टीम का जिक्र आ रहा है सर, बार बार पाकिस्तानी जांच टीम का जिक्र आ रहा है। नीलेंद्र जी से एक टिप्पणी ले लें। न्यूक्लियर देश है जी, पूरा हिंदुस्तान चुप होकर बैठ गया जी। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कुछ नहीं बोल पाई, रिटायर्ड मेजर जनरल नीलेंद्र जी हमारे आज पैनल में है। नीलेंद्र जी, इसे आप सही मानते हैं या फिर जो आपत्तियां हो रही है वो ज्यादा सही है कि साहब हमारे देश में एक अटैक हो, हम उसकी जांच करें तो ठीक, लेकिन अब पाकिस्तान कहे कि नहीं हम भी एक एजेंसी को भेजेंगे और वो मिलकर आपके साथ जांच करेगी? देखिए, मैंने फिर मुझे ये दोहराना पड़ेगा कि हमारी अपनी जांच अभी कंप्लीट नहीं है।
मैंने कहा कि अभी तक उन एसपी साहब का क्या रोल है, वो टैक्सी का क्या रोल है, उनके ज्वेलर फ्रेंड का क्या भूमिका थी, ये पता नहीं है। किस टाइम फ्रेम में वो आए, क्या किया, बहुत सारी चीजें पता नहीं है। हो सकता है वो पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन कम से कम उनको जाहिर नहीं किया गया है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो अभी भी हम इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं, प्रोसिक्यूशन स्टेज पर नहीं आए हैं। जब प्रोसिक्यूशन स्टेज पर पहुंचेंगे तब भी उनके ऊपर ट्रायल किस कोर्ट में होगा, पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है तो जाहिर है कि ट्रायल वहां पर होगा। हिंदुस्तान के कोर्ट्स का उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। तो ट्रायल से पहले एक चार्जशीट बननी है, पूरी एविडेंस कंप्लीट होनी है। तो उसके लिए अगर पाकिस्तान इस स्टेज तक पहुंच गया कि वो अपनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजेंगे तो इसको मैं एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं, जो कि इससे पहले अब तक कभी नहीं हुआ। इससे पहले वो नकारते रहे, अब कम से कम ऑफिशियल लेवल पर जो कि रिकॉर्ड में है उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉम्प्ट और टाइमली एक्शन लेंगे। कितना टाइमली वो टाइमली है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती कि हम 48 घंटे के अंदर लेंगे या 96 घंटे के अंदर लेंगे। अगर वो कह दें तो वो भी अननेचुरल होगा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि अभी तक हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है सर। और जैसा मैंने कहा कि अब हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक, लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि पूरा पैनल ये समझ रहा है कि साहब बातचीत का कोई विकल्प नहीं है, हमें अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि जाजू साहब इस वक्त सुन रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सर ये तो बता दीजिए कि खूब डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाइए, लेकिन ये सिक्योरिटी मेजर तो ले लीजिए, कम से कम ये घटनाएं तो न हो। पठानकोट में किस तरीके से हमारी पोल खुली, ये तो न हो। नीरेंद्र जी बताइए। जी हाँ, ये चीज ज्यादा जरूरी है कि हम इससे क्या सबक लेते हैं, किस तरह हम अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हैं, किस तरह हम ये नहीं कहते कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे ख्याल से उसकी शायद कोई जरूरत नहीं थी। और इस तरह की घटना अगर होती है तो क्या हम उसका एक सुनियोजित ढंग से सामना कर सकेंगे, इसकी ज्यादा जरूरत है बनिस्बत कि वहां पर उन्होंने किसको हैंडओवर किया। जी पीयूष जी, हम डिप्लोमेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम आगे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन किस सबक के साथ? नहीं देखिए, इसमें सबक ये है कि डिप्लोमेसी तो जैसे बहुत से भी वक्ता भी रहे हैं, और निश्चित रूप से किसी भी विदेश नीति का ये अहम हिस्सा होता है डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी एक ऐसा हथियार होता है जो आपको अपने पड़ोसी के साथ संबंध सुधारने में मदद करता है, और ये एक धीरे प्रक्रिया है। अभी तक ये रहा है कि डिप्लोमेसी का चूंकि हम एक जो है भावनात्मक रूप से बह जाते हैं, और लगातार पाकिस्तान को लेकर चूंकि अवाम जो है वो ये लगता है कि नहीं, पाकिस्तान हमारे ये रखा गया कि दुश्मन है, तो कोई भी उसके खिलाफ बात कही जाती है तो बड़े एक पॉजिटिव वे में यहाँ का अवाम लेता है। और भाजपा को खासकर जो है, चाहे वो शिवसेना हो, संघ हो या भाजपा हो, इनका ये एजेंडा ही रहा है एंटी पाकिस्तान का। तो इनको भी इस तरह की भावना उभारने का एक लक्ष्य आता है इनका उभारने का, ताकि लोगों में एक इनकी लोकप्रियता बढ़े कि पाकिस्तान दुश्मन। लेकिन डिप्लोमेसी है, देखिए अपने पड़ोसी से आपको संबंध सुधारने ही होंगे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का रवैया क्या है, आतंकवाद का वो इस्तेमाल क्यों कर रहा है, किसने कर रहा है। और दूसरी बात, अहम बात जो अभी भी चर्चा में अग्रवाल साहब ने भी कही और जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने भी कही कि हमारी अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कोताही होती है, कितनी तारीफ। क्योंकि आपको याद होगा कि मुंबई जो आक्रमण हुआ था, वहां भी ये खबरें आई थी कि जो वहां के आतंकवादी जिन्होंने वो नदी पार करी, जो समुद्र पार करके आए, उसको भी कहीं जो है हिंदुस्तान के ही लोग थे जिन्होंने फैसिलिटेट करवाया था। बाद में इसकी जांच भी नहीं हुई, ये खबर फिर दबा दी गई। ठीक है, यहाँ भी आपको देखिए बीएसएफ का एक जवान को पकड़ा गया है, उसने एडमिट किया है कि ड्रग्स के वहां से उसके संबंध रहे हैं वहां से। तो ड्रग माफिया का वो भी एक इसमें एंगल है जिसको हम दबा दे रहे हैं, उसको उघाड़ना नहीं चाहते हैं। तो हमें अपनी सुरक्षा को भी बहुत मुस्तैद करना पड़ेगा, तभी हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है पूरी तरीके से हमला बोल सकते हैं। ठीक है जाजू साहब, डिप्लोमेटिक लेवल पर आप जो भी आगे बढ़े, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर भी आपको उतना ही संजीदा होना होगा। क्या इसके लिए तैयार है, सरकार तैयार है? इंटरनल सिक्योरिटी पर भारत को पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा और भारत रहेगा। इसके पहले जो घटनाएं हुई थी, यूपीए के टाइम जो घटनाएं हुई थी, उस टाइम की स्थिति और अभी की स्थिति में गुणवत्ता में फर्क आया है। क्वालिटेटिव डिफरेंस हम इसमें देख रहे हैं।
26/11 का बॉम्बे का बम विस्फोट हो, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हुआ बम विस्फोट हो, जामा मस्जिद के सामने हुआ ठीक नहीं है सर। पहले भी खूब चर्चा हुई है, हम मुंबई को और पठानकोट को जोड़ नहीं सकते, इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। ये हमारा प्रमुख एयरबेस था, वहाँ सिविलियन जब घटनाएं हुई है उसमें कैसी इंक्वायरी हुई, कौन पकड़े गए, उसके बाद विदेश की क्या रिएक्शन थी, ये सब अपने सामने है। और उसके बाद पठानकोट की घटना में कैसे इंक्वायरी हो रही है, कैसे आतंकी पकड़े गए, मारे गए, कैसे प्रूफ सबूत इकट्ठा हो गए, पाकिस्तान को कैसे दिए गए, ये सब हमारे सामने है। ये सब घटनाओं की तुलना करते हुए जो अफगानिस्तान में भी वहाँ के पुलिस अधिकारी ने एडमिट किया है कि जो है पाकिस्तानियों का हाथ है, पाकिस्तानी सेना का हाथ है। ठीक है, हम एक लास्ट कमेंट जरा शीलकांत जी से ले लें। शीलकांत जी अग्रवाल साहब आएंगे। शीलकांत जी प्लीज ये जरूर बताइए सरकार को, चूंकि जाजू साहब यहाँ बैठे हुए हैं आज, कि साहब आप डिप्लोमेसी के लेवल पर खूब आगे बढ़िए। आपने कहा कि देश है, बातचीत करते हैं, बदलते हैं, हर पल हमें दुनिया का रुख देखकर अपना रुख बदलना पड़ता है, लेकिन हम बार बार जख्म क्यों खाएं साहब? बार बार घटना हमारी तरफ क्यों हो और फिर हम लेकर उनके पास पहुंचे और फिर इस तरह की स्थिति बने कि पहले एक बार तनाव हो, फिर हम उसे डाइल्यूट करें, फिर बातचीत करें, फिर एक घटना हो, फिर हम कहें कि नहीं अब बातचीत नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, और फिर ये आए कि सही बातचीत ही करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, ये अगर डिटरमिन्ड है टेररिज्म के लिए वो, तो एक 1984 में जब इंग्लैंड में IRA थी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, तो उन्होंने मैगी थैचर के ऊपर अटैक किया था और वो बच गई। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो यहाँ भी लागू होता है कि टेररिस्ट को एक ही बार सक्सेस होना है, जबकि बचाने वालों को हर बार सक्सेसफुल होना है जी। तो ये जो स्क्यूनेस है कि उनको तो एक बार सक्सेस हो गए तो बड़ा भारी डम्फान हो गया, जबकि जो सुरक्षा वाले लोग हैं उनको हर बार सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तो ये स्थिति है भारत की और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है और हमें उससे अपनी सुरक्षा करनी है, तो हमें सुरक्षा हर बार करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार करके खत्म हो जाए। तो इससे कांस्टेंट प्रोसेस। तो डिप्लोमेसी का पर्पज यह है कि इस पूरी सिचुएशन को बदला जाए और उनको धीरे धीरे बताया जाए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उनको उनका जो पूरी नीति है वो विफल तब होगी जब हम हमेशा तैयार रहें। ये नहीं हो सकता कि हम उनपे भरोसा करके कह दें कि अच्छा भाई अब मत करना, अब हमको अपना काम करने दो। ये तो हो नहीं सकता। वो वाला सभ्य पड़ोसी वाली बात तो है नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के उस तरफ अच्छे से रहिए, हम अपने फ्रेंड्स की उस तरफ अच्छे रहेंगे, वो वाली बात तो नहीं है जी। और अग्रवाल साहब से भी एक सुझाव ले लें, अब समय कम हो रहा है, मुद्दा है। अग्रवाल साहब से भी एक सुझाव ले लें, सरकार चलाने का ज्यादा तजुर्बा अग्रवाल साहब को रहा है। सर आलोचना तो बहुत करते हैं, एक सुझाव इन्हें दे दीजिए। अब तो ये तय हो गया है कि साहब निकट भविष्य में हम बातचीत करेंगे, बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, और भरोसा एक अलग चीज है, लेकिन जो खुशबू आ रही है इस वक्त दोनों देशों की तरफ से, उसमें ऐसा लग रहा है कि चीजें गंभीर हैं। जब तक कोई और घटना हमारे सामने नहीं आ जाती हम यहीं टिके रहे तो बेहतर है। कोई सुझाव हो जाजू साहब के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, तो दे दें सर प्लीज अग्रवाल साहब। सर मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक ऐसे मुल्क से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां अमेरिका में 9/11 हुआ, अमेरिका करोड़ों अरबों डॉलर पाकिस्तान को देता है और उसी पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ रखा। सर हमारे मुद्दे पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए जो हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा कश्मीर है। हमारे बायलेटरल रिलेशन जो खराब है वो है, दाऊद इब्राहिम है, जैश मोहम्मद है, आपका वो दूसरा हाफिज सईद है, बहुत सारे आतंकवादी कैंप हैं जिनका निशाना हिंदुस्तान रहता है। चाइना तो रहता नहीं, रशिया तो रहता नहीं, अफगानिस्तान तो रहता नहीं, वो सारे कैंप उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बना रखे हैं। सर जब तक वो कैंप खत्म नहीं होंगे आप पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, वो हमारा हमदर्द नहीं होगा। हाँ अगर बिल्कुल ही सरकार गिर जाए और कुछ इतिहास बदल के ऐसे फैसले ले ले बिल्कुल नाक रगड़ने वाले हो तो मैं नहीं जानता, फिर तो आप कुछ भी कह दो, फिर तो आप मुझे लगता है आज तक कभी कश्मीर मुद्दा नहीं बना बहस का किसी भी एग्रीमेंट में। इस बार इन्होंने रख दिया कि हमारी जो बातचीत होगी उसमें कश्मीर भी एक मुद्दा होगा। सर मैं समझता हूं
कि हम जरूरत से ज्यादा पाकिस्तान पे यकीन कर रहे हैं, हम झुकने की कोशिश कर रहे हैं, हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि जैसे हम दोस्ती वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता दुश्मन अगर कोई है जो हमारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो हमारी निगाह में रहना चाहिए। अपनी पीठ खाली करके दे दो, मारते खंजर हमारी पीठ में और फिर अपनी वाई करो, देखो हम कितने बढ़िया आदमी है। मैं शाम जाजू जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बात इतने बड़ा हिंदुस्तान 125 करोड़ का, इतनी बड़ी ताकत, 8वां बड़ा देश, 8वां ताकतवर देश इतना कमजोर हो जाएगा कि पाकिस्तान ये कह दे कि हम न्यूक्लियर जो हमारे हथियार है वो हम हिंदुस्तान पे छोड़ देंगे और हिंदुस्तान चूहे की तरह चुप हो जाए इस सरकार के सामने। मैं उसे मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का आज की डिबेट में